इदमन्धः तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दा ह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, मेरे अत्यंत प्रिय सुधांशु शेखर और आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी, और इस आभासी माध्यम से अपनी उपस्थिति के द्वारा लगभग 120 लोग जो इस पूरे आयोजन को संवादशील बना रहे हैं अपनी उपस्थिति से, मैं सबके प्रति बहुत ही आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी मैडम की इस व्याख्यान की अध्यक्षता करने का मुझे सम्मान दिया है। यद्यपि अध्यक्षीय भाषण को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, फिर भी सुधांशु का और आप लोगों का आग्रह है कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर कुछ अपने विचार आपसे साझा करूं। और यह मेरे लिए बड़ा सुखद संयोग है कि प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी ने इस दुर्गम विषय में प्रवेश के लिए अपने व्याख्यान के द्वारा एक बहुत ही प्रशस्त मार्ग मुझे प्रदान कर दिया है। बहुत संक्षेप में अगर प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी मैडम के इस व्याख्यान का समाहार किया जाए तो मैं केवल आप लोगों को प्रतिस्मरण कराना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को समझते हुए पठन पाठन में उसके समायोजन की जो एक बहुत ही प्रभावी योजना बनाई गई, उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी ने भारतीय परंपरा या कहिए कि भारतीय शास्त्रीय परंपरा की दृष्टि से उसका एक हम लोगों के सामने सूत्र वाक्य में प्रस्तुत कर दिया कि हम अपने पठन पाठन में भारतीय ज्ञान परंपरा का यदि हमें समायोजन करना है तो हमें अपनी शास्त्र परंपरा में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये जो साधन चतुष्टय होते हैं, तो उसी के अनुसार विचार करना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अधीत होने का अधिकारी कौन है, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा में अधीत होने के लिए उसके पास पात्रता क्या चाहिए। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय क्या है, इसका मतलब है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के हम स्वरूप की एक ऐसी संरचना कैसे बनाएं ताकि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सके। और भारतीय ज्ञान परंपरा के जिस स्वरूप की हम संरचना बनाएंगे पाठ्यक्रम में, उसके साथ पाठक का क्या संबंध होगा और उस संबंध के फलितार्थ के रूप में उस विद्यार्थी को या उस पाठक को क्या प्राप्त होगा, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय मतलब परंपरा में ग्रंथ लिखने के ये मतलब साधन चतुष्टय होते हैं, उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपने पूरे व्याख्यान को बहुत ही समुचित तरीके से समायोजित किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और सभी प्रतिभागियों की ओर से उनके प्रति बहुत ही साधुवाद प्रकट करता हूँ। और साथ ही एक छोटी सी चीज उसमें हम अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहेंगे
कि जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन के रूप में किया जाना चाहिए, उसी तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे पढ़ा जाए, उसका भी हमें एक सूत्र अपनी शास्त्र परंपरा में मिलता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार कैसे करें। वास्तव में ये जो सूत्र है वो किसी दस्तावेज को या किसी टेक्स्ट को पढ़ने का एक बुनियादी शास्त्र है। और उसके लिए कहा जाता है विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम। यदि हमें किसी टेक्स्ट को, किसी पाठ को हमें पढ़ना है तो उसे हमें 5 भागों में बांट लेना चाहिए और तब उस पर विचार करना चाहिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हमें 5 भागों में बांट के उस पर विचार करना चाहिए। उसका विषय क्या है? विषय का मतलब आप समझते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। इट मीन्स इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इज इट सेल्फ ए ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा आता है उसका विषय क्या है। यहाँ जो दूसरा विषय है उसमें षटकोण वाला स नहीं है बल्कि शहर वाला स है। और शहर वाले स से जब विषय बनता है तो उसका 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 मतलब होता है प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम बिहाइंड इंडियन नॉलेज सिस्टम so that it should be included in the curriculum framework of higher education system। उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है जिसके चलते भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें अपने पाठ्यक्रम में समायोजित करना चाहिए, स्थान देना चाहिए। तो अगर समस्या समझ में आ गई तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस समस्या का पूर्व पक्ष क्या है, इसका काउंटर स्टैंड पॉइंट क्या है जिसके चलते ये समस्या पैदा हुई। और जब हम उसके काउंटर स्टैंड पॉइंट को समझ लेंगे तब होगा कि इसका उत्तर पक्ष क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमें हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को सफलतापूर्वक अपने शिक्षा व्यवस्था में कैसे समायोजित करना चाहिए। और अंत में उस होता है निर्णय कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका फल क्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समायोजन करने के लिए हमें अपनी ही शास्त्र परंपरा में, जैसे एक सूत्र प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी ने बताया, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये जो 4 पहलू हैं वो एक तरह से सीकर ऑफ नॉलेज के लिए है कि जो उसको पढ़ने वाला है। और जो दूसरा बताया विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मतम। तो ये 5 भाग जो हैं उसमें हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे पढ़ें। तो वस्तुतः पढ़ने वाले के लिए अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, और कैसे पढ़ा जाए इसके लिए विषय, समस्या, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। तो अगर इन दोनों तरह से आप देखेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा का समायोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप कैसे किया जाए तो ये भली भांति समझा जा सकता है। मैं आपके सामने मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जो कहना चाहता हूँ वो इसी दूसरे 5 चीजों से संबंधित है कि
भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा की पीछे समस्या क्या है, इसका पूर्व पक्ष क्या है, इसका उत्तर पक्ष क्या है। तो मूल रूप से समझिए कि आखिर हम अचानक भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति इतने जागरूक, इतने सतर्क और इतने आग्रही क्यों हो गए। ये तो बड़ी बड़ी हास्यास्पद चीज है कि हम अपने ही देश में, अपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था में हम अपनी ही ज्ञान परंपरा के समावेशन के प्रति इतने आग्रही हो गए हैं। इसका मतलब है कि क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया है क्या। और यदि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में उस देश की ही ज्ञान परंपरा के लिए कोई स्थान न रह गया हो, तो हमें इस समस्या को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। ये कैसी विडंबना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए अब हमारे हमारे ही शिक्षा व्यवस्था में कोई स्थान नहीं रह गया। इस बात को कैसे समझें। तो मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो समस्या है कि हम अपने ही देश में, अपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था में, और वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हम अपनी ही देश की ज्ञान परंपरा के समावेशन के लिए इतना आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से कट गए हैं। हम अपनी ज्ञान परंपरा से, हमारे पैर हमारी ज्ञान ज्ञान परंपरा की जमीन से नहीं जुड़े रह गए हैं। इसका कारण क्या है, क्यों ये समस्या आई। अगर इस समस्या को आप देखना चाहें तो आप पाएंगे कि हमारे ज्ञान परंपरा की जो गतिशीलता थी, हमारे ज्ञान परंपरा की जो सृजनात्मकता थी, हमारी ज्ञान परंपरा हमारे जीवन को संबोधित करती थी और हमारे जीवन के मूल्य दृष्टि में हमारी ज्ञान परंपरा बहुत आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करके हमें अनुशासित और नियंत्रित करती थी। ये बात कम से कम उस दौरान भी बहुत जीवंत रहा जब ये देश लगभग 673 वर्षों तक इस्लाम के शासन के अंतर्गत था, इस्लाम के क्रूर शासन के अंतर्गत था। तब भी हमारी ज्ञान परंपरा की सृजनात्मकता और उसकी गंगा बह रही थी। आप उस दौरान देखिए कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी हमारे नॉलेज सिस्टम की, वो उन विपरीत परिस्थितियों में भी कितने उन्नत किस्म की थी। आप उन 673 वर्षों का लेखा जोखा इकट्ठा कीजिए कि व्हाट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 673 years very cruel गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो आप पाएंगे कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी ज्ञान परंपरा फल्गु नहीं बन गई थी, हमारी ज्ञान परंपरा गंगा ही थी। लेकिन जब से यहाँ अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद आप अगर अपनी ज्ञान परंपरा की सृजनात्मकता, उसकी उत्पादकता पर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि 150 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ
कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञानात्मक अतीत और उसकी जातीय स्मृति से कट नहीं गए, बल्कि काट दिए गए। उस स्मृति से जो आत्म चेतना के स्तर पर इस परंपरा के साभ्यतिक सांस्कृतिक रूपायन की बहुत बुनियादी शर्त रही है। तो मित्रों, विगत 150 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञानात्मक अतीत और उसकी जातीय स्मृति से कट नहीं गए, बल्कि काट दिए गए। उस स्मृति से जो आत्म चेतना के स्तर पर इस परंपरा और इसके साभ्यतिक सांस्कृतिक रूपायन और हमारे होने की बुनियादी शर्त थी। और यहां अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों के भीतर एक नए ही वर्ग को पनपाया, जिस वर्ग में हम और आप सभी आते हैं। और इस वर्ग की विशेषता ये है कि जो अपने मुल्क और अपने लंबे अतीत से कहीं ज्यादा पश्चिम के बारे में जानते हैं। ज्ञान के हर क्षेत्र में हम केवल वही जानते हैं और जानना चाहते हैं जिसे यूनानियों से लेकर आज तक पश्चिम ने उपजाया है। और आप अपने अंदर झांक के देखिए तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जहां हम अपने पीढ़ियों के दिमाग की ढलाई करते हैं, यही पढ़ाया जाता रहा है कि ज्ञान की सारी जड़ें जो हैं वो पश्चिम में, और विश्व सभ्यता को भारतीय ज्ञान परंपरा का लगता है जैसे कोई योगदान ही नहीं। और इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता का निर्माण हुआ जिसमें इस देश की समकालीन पीढ़ी यह मानकर चलती है कि वही ज्ञान अच्छा, वही ज्ञान बेहतर, वही ज्ञान वस्तुनिष्ठ और वही ज्ञान व्यवहार सौकर्य संपन्न है जिसको पश्चिम ने उपजाया है, जिसे विज्ञान और तकनीक ने पैदा किया है। और अपनी ही ज्ञान परंपरा के प्रति ऐसा जो सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश हमारे भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका कि हम में से अधिकांश लोग इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं होना चाहते कि हम अपने इतिहास के हजारों वर्षों के दौरान उन सब ज्ञानात्मक अतीत से गुजरते हुए ही यहां पहुंचे हैं। और इस पूरे स्मृति भ्रष्ट बदहाली उस शिक्षा नीति की देन है जिसकी जड़ें यहां अंग्रेजों ने रोपी थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा ही देश शिक्षा के नाम पर दो वर्गों में बंट गया। एक वर्ग जो अपने आप को आधुनिक कहता है और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में अधीत होने का मतलब उसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की विस्मृति है। और दूसरी तरफ एक वर्ग है जो अभी भी परंपरागत पांडित्य के तरीकों को जिसने छोड़ा नहीं है, वो भी अभी अपने वो शास्त्रों से चिपका हुआ है। लेकिन शास्त्रों से उसका चिपकना ज्ञान परंपरा के प्रति संरक्षणवादी दृष्टि से तो अच्छा है, उससे ज्ञान परंपरा का संरक्षण होता है। लेकिन ज्ञान परंपरा उससे आगे नहीं बढ़ती है। कहा जाता है ना कि ज्ञान परंपरा पानी और भीड़। सुधांशु, ज्ञान परंपरा, पानी और भीड़, इन तीनों को रोकना नहीं चाहिए, इनको आगे बढ़ते रहते देना चाहिए। पानी, ज्ञान परंपरा और भीड़, इन तीनों को जहां आप रोकेंगे ना
तो कोई दुर्घटना हो जाएगी या उसमें कोई विकृति उत्पन्न होने लगेगी। तो इस देश में परंपरागत पद्धति से भी भारतीय ज्ञान परंपरा से चिपके हुए लोग हैं और वो उनके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा संरक्षित है, लेकिन उसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा वर्धमान नहीं होती है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि आधुनिक लोग और इन परंपरागत लोगों के बीच में अब कोई संवाद की संभावना नहीं रह गई है। दोनों के बीच में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आज भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर हमारे देश में एक ऐसी स्मृति भ्रष्ट बदहाली के समय से हम गुजर रहे हैं और उसी स्मृति भ्रष्ट बदहाली को के प्रति एक आत्मचेतना हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिखाई पड़ती है, जिसकी ओर बहुत गंभीरता से संकेत प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी ने किया कि आखिर क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन के प्रति इतना आग्रह दिखाया गया है। इसका एक दूसरा कारण यह भी है मित्रों कि आधुनिकता आज एक बलियसी विश्व सभ्यता का रूप धारण कर लिया है और यहूदी क्रिश्चियन ज्ञान परंपरा तथा पश्चिमी विज्ञान और तकनीक के आपसी गठबंधन से जो ज्ञान परंपरा विकसित हुई, आधुनिकता उसी की साभ्यतिक परिणति है। और इस सभ्यता का उद्देश्य है कि जीवन और जगत के दिव्य और दैवी लंगरों को काटकर विश्व के उत्तरोत्तर लौकिकीकरण और निर्दैवीकरण की ओर ले जाना, ताकि हमारे जीवन में दिव्यता के लिए कोई स्थान ही न बच जाए। और समूची दुनिया को निर्दैवीकरण और लौकिकीकरण की इस कार्य योजना में शामिल करना और पूरे मानव जाति को इस एक रेखीय जीवन शैली से प्राधिकृत करना उसका उद्देश्य है, साभ्यतिक उद्देश्य है। और आप देखेंगे कि आधुनिकता के इस सार्वभौम जो मिशन है, वेस्टर्न मिशन, उसमें आप देखेंगे कि प्राचीन दुनिया में सभ्यताओं के जो महत्वपूर्ण ध्रुव रहे हैं, ग्रीक की सभ्यता, मध्य एशिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता, ये चार जो सभ्यताओं के महत्वपूर्ण ध्रुव रहे हैं और ये चारों सभ्यताएं मतलब अपनी अपनी ज्ञान परंपरा के साथ तालमेल बताते हुए इनका कम से कम तो मतलब लगभग 2000 वर्ष तक ये सभ्यताएं एक दूसरे की हमवजन बनी रही। लेकिन जब से दुनिया में आधुनिक सभ्यता का प्रसारवादी अभियान शुरू हुआ, तो ये सब सभ्यताएं अब अपने घर में ही, अपने आंगन में ही अप्रासंगिक होती जा रही है। तो ये आधुनिकता का जो विश्वव्यापी सभ्यता और बलशाली विश्व सभ्यता के रूप में जो इसका प्रसार है, तो आज पूरी दुनिया में उसी की प्रतिक्रिया में प्रत्येक देश अपनी अपनी ज्ञान परंपराओं की ओर पीछे मुड़कर देख रहे हैं।
आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अमेरिका फर्स्ट, वी हैव टू रिवाइव द अमेरिकन ग्लोरी, इस प्रकार के नारे आपको सुनाएंगे। गोल्डन चाइना, ये नारा आपको चीन से सुनाई पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्री से भी ये नारा सुनाई पड़ेगा। और आजकल भारत में भी ये जो अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने की प्रति चेतना है, वह भी बहुत, उसकी हवा भी बहुत जोरों शोरों से बह रही है। और इस प्रति चेतना में हम जो देख रहे हैं वह इतना ही कि भारत में जब हम अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने, उसके रिवाइवल की बात करते हैं, तो उससे संबंधित जो प्रतिचेतना हमें आज अपने भारत में दिख रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जैसा उसके स्वरूप को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें मुझे एक चीज दिखाई पड़ती है कि इसमें अतीत की गौरव गाथा के प्रति मतलब एक निष्क्रिय महिमा मंडन है। मतलब ये जो सजगता दिखाई पड़ रही है अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति, उसमें मतलब एक तरह से कहिए अतीत संग्राही ये महिमा मंडन आजकल बहुत जोर शोर से क्रियाशील उठी है। तो किसी ज्ञान परंपरा के रिवाइवल की बात केवल उसके अतीत की गौरव गाथा से तो संभव नहीं है। और इस दृष्टि से आज जो सुधांशु ने इस व्याख्यान का विषय रखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समकालीन अर्थ संदर्भ या समसामयिक अर्थ संदर्भ, ये बहुत ही समीचीन बात है कि ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है, दुनिया की सबसे समृद्ध ज्ञान परंपरा है। इसकी एक और बड़ी भारी विशेषता है कि इस ज्ञान परंपरा ने अपनी निरंतरता को बनाए रखा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस ज्ञान परंपरा में मानवीय चेतना की एक ओर जैसी हमें महानता, उदात्तता दिखाई पड़ती है, तो दूसरी ओर हमें इस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सामाजिक उसका रूपायन हुआ, सामाजिक उसका विनियोग हुआ, उस ज्ञान परंपरा ने जिस प्रकार के समाज को भी निर्मित किया, तो उस सामाजिक विकृतियों के को भी तो हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब हम इस प्रोपोजिशन को लेके चलते हैं कि किसी भी सभ्यता, संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के पीछे उसको धारण करने वाली जो चीज होती है वो ज्ञान परंपरा होती है। वही ज्ञान परंपरा किसी सभ्यता, संस्कृति और किसी सामाजिक व्यवस्था में अनुदित होती है। अगर किसी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता में बाहरी प्रभावों से या आंतरिक कारणों से उसमें विकृतियां उत्पन्न करती है, तो तो उसका उसमें ज्ञान परंपरा ही नीति निर्देशक तत्व की भूमिका निभाती है, उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरवशाली अतीत का प्रतिस्मरण करते हैं, तो हमें साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ज्ञान परंपरा का सामाजिक विनियोग उस तरह से हो जिससे कि विगत सैकड़ों वर्षों में
भारत को जिन सामाजिक विकृतियों का सामना करना पड़ा है, जो उस ज्ञान परंपरा की तात्विक दृष्टि से कहीं मेल नहीं खाती है, तो हमें उसके प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। तो यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन हो, तो उसके लिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे स्वरूप की खोज करनी चाहिए और उसके ऐसे स्वरूप को अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम में हमें सम्मिलित करना चाहिए, जो एक ऐसे नॉलेज सोसाइटी का निर्माण करे, एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करे जिसका मानस और जिसकी चेतना भारत के भारत में एक ओर भारत की सामाजिक विकृतियों से मुक्त रहे और दूसरी ओर औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक प्रभावों से भी उसका मस्तिष्क मुक्त रहे। हमें आखिर अंततः भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे स्वरूप की खोज करनी पड़ी। साथ ही साथ हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के को अपने पाठ्यक्रम में, जब हम शिक्षा के भारतीयकरण के नाम पर अगर हम इसका समावेशन करना चाहते हैं, तो हमें एक और सतर्कता की जरूरत है, और वह सतर्कता आवश्यक नहीं बल्कि अपरिहार्य है। वह इसलिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की तरह कोई एक रेखीय और धार्मिक ज्ञान परंपरा नहीं है, एक रेखीय और धार्मिक ज्ञान परंपरा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में की कई धाराएं हैं, और जब केवल ज्ञान परंपरा कई धाराओं से मिलकर बनती है, तो उसका स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के प्रति बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत धाराएं जो है, उसको एक और बहुलवादी चरित्र भी प्रदान करती हैं, लेकिन दूसरी ओर इन बहुलतावादी प्रवृत्तियों में भारतीय ज्ञान परंपरा में एक प्रकार की एक एकात्मता भी रही है। यद्यपि आजकल के कुछ बहुत ही प्रबुद्ध लोग भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय संस्कृति पर जब विचार करते हैं, तो उसके बहुलवादी पक्ष पर ही उनका झुकाव ज्यादा रहता है, लेकिन बहुलता के बीच एकात्मता को भी ढूंढने के लिए जिस दृष्टि की जरूरत होती है, वो शायद उससे वो चूक जाते हैं। और इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि यदि कोई ज्ञान परंपरा बहुविध धाराओं से बनती है, तो आप जरा इस पर विचार कीजिए कि वह ज्ञान परंपरा बहुविध संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में तो रूपायित नहीं होगी ना। वो ज्ञान परंपरा बहुविध धाराओं से बनती है, लेकिन उन बहुविध धाराओं से जो ज्ञान परंपरा बनती है, उसी का रूपायन, वही ट्रांसलेटेड होगी किसी सभ्यता, संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था में। तो संस्कृति के धरातल पर आके वो ज्ञान की जो बहुलतावादी धाराएं हैं, वो सांस्कृतिक एकात्मता में अनुदित होती हैं।
इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं तो मतलब थोड़ा तकनीकी दृष्टि से इसको समझना चाहिए कि कहा जाता है ना कि जैसे भारत में एक बहुत ही प्रचलन चलता है कि भारतीय संस्कृति सामासिक होती है, मतलब मिली जुली संस्कृति है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। लेकिन आप कभी विचार करके देखिए कि संस्कृति दुनिया में कभी सामासिक हो ही नहीं सकती है। वस्तुतः सामासिकता जो होती है वो सभ्यता का गुण लक्षण होता है। सभ्यताएं सामासिक होती हैं ठीक वैसे ही जैसे सभी जातियां भी मिश्रित होती हैं। संस्कृति सदैव एकात्मक होती है। तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के इस स्वरूप पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि ये बहुलवादी धारा है, लेकिन उसका सांस्कृतिक विनियोग जो होता है उसमें एकात्मता होती है। इस तरह से हमको भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप को समझना चाहिए और समझकर उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसका समावेशन करना चाहिए। एक दूसरे प्रकार की सतर्कता की जरूरत है कि देखिए कि अगर सांप का बिच्छू का मंत्र ना आए और टीले के बिल में आप अपना हाथ डालेंगे ना तो बिच्छू डस लेगा आप। तो ज्ञान परंपराओं का पुनराविष्कार भी बहुत ही संवेदनशील चीज है। ज्ञान परंपराओं के पुनराविष्कार का लक्ष्य होता है कि हम अपनी साझी सामुदायिक अस्मिता को फिर से अंगीकार करें। अपनी साझी सामुदायिक अस्मिता को हम फिर से अंगीकार करें। लेकिन ये साझी सामुदायिक अस्मिता को अपनी ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार के माध्यम से इसको अंगीकार करने में यदि हम जरा सी भी लापरवाही किए तो माइक खुल गया तो इतना पवित्र उद्देश्य एक पहचान की राजनीति की शिकार हो जाती है। और ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार का पहचान की राजनीति का शिकार हो जाने की संभावना भारत में बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार और उसके माध्यम से साझी सामुदायिक और सांस्कृतिक एकात्मता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी सतर्कता की जरूरत है। और अगर ये सतर्कता नहीं बरती गई तो हम पहचान की राजनीति के शिकार हो जाएंगे और हमारी ज्ञान परंपरा का पवित्र उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और भारत में इसकी बड़ी संभावना है। और आज पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा पर जितने वेबिनार सेमिनार जितने व्याख्यान ये हो रहे हैं और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के जिस स्वरूप को सामने लाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का समग्र स्वरूप उससे सामने नहीं आता है। लगता है जैसे कि उसका मतलब एक पक्षी स्वरूप सामने लाया जा रहा है और उसी को भारतीय ज्ञान परंपरा कह दिया जा रहा है। तो हमें इस बात की भी सतर्कता हमें बरतनी चाहिए कि हम अपने शिक्षा व्यवस्था में हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक आवरणों का पर्दा इतना मोटा हो गया है उसका अनावरण करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ें। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमारी ही ज्ञान परंपरा से जो काट दिया गया है तो उससे हम फिर से उसको उचित स्थान दें। लेकिन सतर्कता बरतें कि हम लोगों का यह प्रयोग कहीं पहचान की राजनीति का शिकार न बन जाए। और एक तीसरी सतर्कता की जरूरत है कि कोई भी ज्ञान परंपरा
का वर्तमान में उत्तराधिकार बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा की व्याख्या विवेचना हम वर्तमान की चुनौतियों के आलोक में करें और उसकी और उस ज्ञान परंपरा का एक क्षैतिज विस्तार करें ताकि वो आधुनिक समय का भी और आधुनिक समय के मांगों और अपेक्षाओं को भी वो अपने में समायोजित कर सके। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार इस रूप में नहीं करते हैं और अतीत में वो जैसा था उसी को केवल हम दोहराना चाहते हैं या उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, तो अतीत तो ज्ञान परंपरा के प्रति ऐसी जो पहल होती है वह प्रतिगामी पहल होती है, वह पुरोगामी पहल नहीं होती है। ये भी सतर्कता बहुत जरूरी है। तो इन सतर्कताओं के साथ यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनी शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक संदर्भों में अगर हम उसका पुनराविष्कार करते हैं, उसे लागू करते हैं और उसके माध्यम से एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं, एक ज्ञान समाज को निर्मित करने में हम सफल होते हैं, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन का जो एक उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तो पहले भारतीय ज्ञान परंपरा की जो एक प्रक्रियात्मक आधुनिकता है, मैं इस पदावली के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हर एक ज्ञान परंपरा की आंतरिक गतिशीलता में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो लगातार अपने को भविष्य के साथ समायोजित करती हुई अपने को आधुनिक बनाती है। अपनी आत्म चेतना का विस्तार करती है। तो उसको हमें पहचानना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो प्रक्रियात्मक आधुनिकता है वो कैसे अवरुद्ध हो गई। उसको अवरुद्ध किसने किया? इस पूरी कथा को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आखिर पूरा भारत का जो मानस है वो कैसे औपनिवेशीकृत कर लिया गया है और उत्तर औपनिवेशिक प्रभावों से अब तक वह कैसे ग्रस्त है। हमारे सोचने विचारने का जो तरीका है वो बदल गया है। मगध की मौलिकता को सांप सूंघ गया है। हमारी सोचने की निजता ही समाप्त हो गई है। तो आखिर मुझे याद आता है एक इस देश के बहुत ही बड़े प्रबुद्ध सभ्यता समीक्षक रहे हैं जिनका नाम कड़ावलाल मेहता रहा है। उन्होंने अपने एक लेख में कहा कि हमारे वैश्विकता का आवरण इतना गाढ़ा हो गया है कि हम उस आवरण को हटाकर अपने निज स्वरूप को हम पहचाने
इसके लिए हमें एक नए प्रकार के हेरमेनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम वो आवरण को हटा ही नहीं पाएंगे। तो आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे पहले तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव से जिस भारतीय ज्ञान परंपरा और जिस भारतीय मानस का एक संस्करण तैयार हुआ है, पहले हमें उसको खारिज करना पड़ेगा, उसको खरोंच के उस दाग को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के एक ऐसे स्वरूप को गढ़ाना पड़ेगा ताकि वह वर्तमान के चुनौतियों के साथ या दुनिया की जो आज दुनिया की जो साम्प्रतिक परिस्थिति है उसके साथ वो प्रगतिशील संबंध बना पाने के लायक वो बन सके। तो आप समझिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा को इसके माध्यम से हमें मतलब एक एक दो मतलब ड्यूअल प्रोग्राम के तरह इसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। एक तो इस पर जो औपनिवेशिकता का आवरण है उसको हटाना, और फिर इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। मतलब एक तरह से कहिए कि पहले आप भारतीय ज्ञान परंपरा पर और औपनिवेशिकता का जो आवरण है उससे उसको शुद्ध कीजिए, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और शुद्धिकरण के पश्चात उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, और ये कोई एक दो दिन में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि इतने सुबुद्ध लोग, लगभग 125 लोग अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनकी जागरूकता का स्तर समझ सकता हूं कि देश में आप बहुत प्रकार के व्याख्यानों को सुनते होंगे भारतीय ज्ञान परंपरा पर, या यूजीसी के वेबसाइट पर, या आप जाइए कि कहाँ कहाँ आईकेएस के सेंटर खुले हुए। आप सोचिए ना कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार की बात हम अपने मानस को भी औपनिवेशीकृत करने के लिए करते हैं, लेकिन प्रथमे स्थाने मक्षिका पातः, कि हमने उसका नाम आईकेएस रख दिया। ये कॉलोनाइज्ड नेम है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहने से भी सकुचाते हैं, उसको हम आईकेएस कहना चाहते हैं। और जहां भी आईकेएस के सेंटर खुले हैं, तो आप लोग सभी दर्शन शास्त्र के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप देखेंगे कि आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब हो गया है प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों की खोज। कि प्राचीन भारत में हम भारतीयों के पास कितना वैज्ञानिक ज्ञान था, ऐसी तकनीकी उपलब्धियां थी, हमारे पास ऐसे ज्ञान थे जो हम विज्ञान और तकनीक के मामले में पश्चिम से भी आगे थे। पता नहीं इस बात को अगर हम सत्य भी साबित कर दें कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुत चमत्कारी रही हैं, तो आखिर इससे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इस बात को सिद्ध करके हम किसे संबोधित करना चाहते हैं? हम इस बात का प्रयास करते हुए ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी सभ्यता और संस्कृति ज्ञान विज्ञान के तमाम विधाओं और अनुशासनों को अपने अंदर और अपने इतिहास में विकसित किए बिना कोई सभ्यता संस्कृति कोई ज्ञान परंपरा संभव है क्या? आप दुनिया में किसी भी ज्ञान परंपरा का अध्ययन कीजिए, दुनिया में किसी भी सभ्यता संस्कृति का अध्ययन कीजिए,
तो उसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, काव्य, कौन सी ऐसी मतलब ज्ञान की विधा नहीं है जिसका विकास दुनिया की सभी संस्कृतियों में, सभी सभ्यताओं में कहीं पहले कहीं बाद में, कहीं कम कहीं बेसी, ये होता ही है। क्योंकि इस सब के बिना कोई सभ्यता संस्कृति हो ही नहीं सकती है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति यदि प्राचीनतम सभ्यता है, इसकी निरंतरता का कोई सानी नहीं है, ये समृद्ध सभ्यता है, तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि हम अपने अपने इतिहास में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल के तमाम अनुशासनों को विकसित किए होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान परंपरा ने किस प्रकार के ज्ञान का आदर्शीकरण किया, किस प्रकार के ज्ञान को जीवन का श्रेय माना, किस प्रकार के ज्ञान की नीति नियामकता में व्यवहारिक जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया। तो आप पाएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और तकनीक से संबंधित ज्ञान को कभी आदर्शीकृत नहीं किया गया। यहां वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं, आप पढ़ लीजिए धर्मपाल जी की किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, बहुत अच्छी किताब है। तो उनकी एक हिंदी में किताब है 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तकनीक, इससे कोई किसी को परहेज नहीं है। लेकिन क्या हमने उस ज्ञान को कभी आदर्शीकृत किया क्या? कोई सभ्यता और कोई संस्कृति जिस प्रकार के ज्ञान का आदर्शीकरण करती है, उसकी सभ्यता उसी ज्ञान के अनुरूप विकसित होती है, गढ़ी जाती है और उसकी पहचान बनती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान कभी भी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं हुई है। भारत में ज्ञान का आदर्श क्या रहा? आप भारत में ज्ञान के आदर्श के विषय में आप तमाम औपनिषद उपाख्यानों को आप अगर पढ़ें और उसके माध्यम से भारत में ज्ञान के आदर्श को यदि समझने का प्रयास करें तो आपको ये समझ में आएगा। कई कई संवाद हैं जिसके माध्यम से भारत में ज्ञान का आदर्श क्या रहा है और ज्ञान के किस स्वरूप की नैतिक नियामकता में इस सभ्यता और संस्कृति को अनुशासित किया गया है, तब आप पाएंगे कि यहां ज्ञान का आदर्श, जिसे अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की शब्दावली में कहें तो गीता ने मतलब इस पूरे उसको बहुत निचोड़ते हुए कहा कि सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यय निक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि सात्विकम। सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यय निक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि सात्विकम। अनबटे हुए में अनबटे को देखना, ये एक आत्मता की चराचर संवेदी दृष्टि है जो हमारी जीवन दृष्टि बनती है, हमारी विश्व दृष्टि बनती है। और इसका अपवाद भारतीय ज्ञान परंपरा की जो कई धाराएं हैं उनमें से किसी में इसका अपवाद नहीं मिलता। जो प्रमुख धाराएं हैं जिनसे ये ज्ञान परंपरा परिभाषित होती है, जिन धाराओं के योगदान से, उसमें आपको इसका अपवाद कहीं नहीं मिलेगा। तो केवल भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब प्राचीन भारत के विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों को
खोजना और अतीत के मतलब निष्क्रिय गौरव गाथा का मंडन करने से आप अपनी अपनी आप उस हीन मानसिकता से तो उबर सकते हैं जो अपनी ही ज्ञान के प्रति एक हीन भावना, जो औपनिवेशिक समझ ने हमें पैदा किया, या विज्ञान और तकनीकी अद्भुत तरक्की ने मुझसे जो पैदा किया, उस हीन भावना से केवल आप मनोवैज्ञानिक रूप से उबरने का मतलब एक एक ये कैप्सूल हो सकता है, लेकिन आप इसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को पार्टिसिपेट और इमेंसिपेट नहीं कर सकते। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये नॉलेज एजेंडा नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, उसे हमें एक नॉलेज एजेंडा के रूप में, एक आत्मचेतन संकल्प और पहल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो संभव है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जिन उद्देश्यों के अनुरूप भारत पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन की बात प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी ने अपने लंबे व्याख्यान में किया, और बहुत अच्छे ढंग से बताया कि उसका अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन क्या हो सकता है, तो शायद हम उस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का मित्रों विषय बहुत बड़ा है और ये मेरे लिए बड़ा रुचिकर विषय है, और आजकल इस विषय में बहुत प्रकार की आलोचना समालोचना और प्रत्यालोचनाएं सुनने को मिलती हैं, तो मुझे कभी कभी थोड़ी पीड़ा भी होती है। तो उसके चलते मुझे जब कभी भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने की बात आती है तो मेरे स्वर कहीं कहीं आलोचनात्मक और प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, जो होना स्वाभाविक भी है। तो आप लोगों ने मुझे प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी के व्याख्यान की अध्यक्षता करने का, प्रोफेसर यादव जी ने और प्रिय सुधांशु शेखर ने मुझे अवसर दिया, और आप लोग इतने लंबे इंदु मैडम का इतना लंबा व्याख्यान सुनने के बावजूद भी आप लोग अभी तक 125 के 125 लोग इस व्याख्यान से जुड़े हुए हैं, और मुझे कुछ बोलने के लिए मतलब आपसे एक ताकत मिलती है, आपसे प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप सबों के प्रति बहुत साधुवाद और आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर हमारी कही गई बातों से आपके मन में कोई प्रश्न उभरे हो तो आप निसंकोच पूछिए, क्योंकि दुनिया मित्रों उत्तर से नहीं बदलती है, दुनिया सदैव प्रश्नों से बदली है, इसलिए हमें प्रश्न करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।